नवादा है, स्टेज पर मौजूद है हमारे साथ। फिर से एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिए। तो इंतजार खत्म हो चुका है और इस कार्यक्रम की हम शुरुआत भी कर रहे हैं। हमारे साथ एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया जी भी इस वक्त है, साथ ही ITV नेटवर्क के फाउंडर और प्रमोटर कार्तिकेय शर्मा जी भी हैं। मैं आप दोनों से ही गुजारिश करूंगी कि मुख्यमंत्री जी का वो स्वागत करें और फिर इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएं। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां बजाइए ताकि हम मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। और अब मैं दीपक जी से आग्रह करूंगी कि वो मंच संभालें और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया मुख्यमंत्री जी, आप इतने व्यस्त दिन में आज हमारे यहाँ पर आए हैं, इसके लिए आपका तहे दिल से आभारी हूँ। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता है कि इलेक्शन का सीजन शुरू हो चुका है। वैसे तो 5 साल चलता रहता है, जिससे आप हमेशा बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, विकास काम बाधित होते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा, इतना लंबा वक्त आपको मुख्यमंत्री के तौर पर हो गया, आप लोगों के लिए मामा जी हैं, पूरे प्रदेश के लिए मामा जी हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि पिछले सालों में आपने कितना अचीव किया है, लेकिन क्या आपको लगता है कि अभी भी करना आपके लिए जरूरी है अगर आपको अगला टर्म मिलता है तो? पहली चीज तो यह कि मध्य प्रदेश ने जो अचीव किया है पिछले 14 साल में, वो अपने आप में अद्भुत और अनोखा है। अब दीपक जी, आप तो मध्य प्रदेश से वाकिफ हैं। जो बुनियादी चीज होती है विकास की, डेवलपमेंट की और लोगों को आगे बढ़ाने की, वो होती है इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आज के छोटे बच्चे तो जानते भी नहीं है, एक जमाना था जब गर्मी के दिनों में बिजली जाती थी तो रात रात भर भोपाल की सड़कों पे 2-2 बजे भी मैंने रात को सड़कों पे घूमते हुए लोगों को देखा है। सड़कों के नाम पे केवल गड्ढे बचे हुए थे और पानी का जहां तक सवाल था, केवल 7.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हुई थी, वो भी केवल कांग्रेस के कार्यकाल में नहीं, आजादी के बाद नहीं, आजादी के पहले भी राजा, नवाब, अंग्रेज, कांग्रेस सबने मिला के जो व्यवस्था की थी वो 7.5 लाख हेक्टेयर में। अब 40 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की व्यवस्था आज मध्य प्रदेश की धरती पर हम कर चुके हैं। इसलिए मध्य प्रदेश आज देश के अन्न के भंडार भर रहा है। समस्या हमारे यहां ये कि हम अन्न को ले कहां जाएं। तो पानी हो, बिजली हो, सड़क हो, और उसके बाद दिमाग में एक चीज बिल्कुल स्पष्ट थी मेरे, मध्य प्रदेश को आगे अगर बढ़ाना तो हमारी 65% पॉपुलेशन डिपेंड करती खेती पर। खेती को आगे बढ़ाना पड़ेगा। आज मुझे कहते हुए गर्व है कि एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट मध्य प्रदेश की 20+ लगातार लगभग 5 सालों से है। और जब यूपीए की सरकार थी तब भी मध्य प्रदेश अव्वल कृषि में था। आज एनडीए की सरकार भी कृषि कर्मण अवार्ड देती है। एक तरफ ये डेवलपमेंट, लेकिन मैं उसके साथ दूसरी प्रमुख बात कहूंगा सामाजिक न्याय की। देखिए, हम कहेंगे ग्रोथ रेट बढ़ गई, 10% हो गई, केवल उससे काम नहीं चलेगा। विकास का प्रकाश जब तक आम आदमी तक ना पहुंचे, जब तक गरीब तक ना पहुंचे, तब तक वो विकास बेमानी है। और इसलिए मेरी एक चिंता सदैव से रही है कि विकास के प्रकाश को हम कैसे गरीब, किसान और आम इंसान तक पहुंचाएं। और इसलिए सामाजिक क्षेत्र की जो योजनाएं बनाई हमने, आज मुझे कहते हुए बहुत संतोष है और मैं अंदर से तृप्त हूं। आज मैं खरगोन जा रहा हूं अभी यहां से सीधे, और मजदूरों के कल्याण की योजना आज हम लॉन्च कर रहे हैं। मजदूर मतलब सारे मजदूर, ईंट एंड ढोने वाले, गारा बनाने वाले, पत्थर तोड़ने वाले, फसल बोने वाले, खेत काटने वाले, घरों में कामकाज करने वाली माताएं, बहनें, दुकानों में काम करने वाले, कारखानों में काम करने वाले, अलग अलग जितने भी मजदूर हैं। देखिए, देश और प्रदेश के संसाधनों पे हक सबका है, सबके पास तो नहीं है। कई बार लोग मुझे कहते हैं कि टैक्स पेयर का पैसा है। टैक्स पेयर के पास पैसा कहां से आया? इसी धरती के संसाधनों से टैक्स पेयर ने पैसा कमाया। मैं मानता हूं कि संसाधनों पर अधिकार सबका है, गरीब का भी है। जिनके पास है वो उससे धन कमाते हैं, जो धन कमाते हैं उससे हम टैक्स लेंगे और जो खाली हाथ है उसको सुविधाएं देंगे। और इसलिए आज मध्य प्रदेश के मजदूरों के कल्याण के लिए, जिसमें हमने 2.5 एकड़ तक के किसान को भी सम्मिलित किया, क्योंकि वो भी मजदूरी है, दिन रात मजदूरी ही करता है वो भी, उसकी सामाजिक सुरक्षा की योजना, जिसमें जमीन का टुकड़ा रहने का उसके पास होगा, मकान की व्यवस्था होगी,
बच्चे पढ़ेंगे, उनकी पूरी फीस भरी जाएगी, इलाज की निःशुल्क व्यवस्था होगी, बिजली के बिलों को हम सीमित कर रहे हैं ताकि गरीब पे बोझ न बन जाए, दुर्घटना हो जाए तो सहायता, परिवार में मृत्यु हो जाए तो सहायता। मैं उसके डिटेल में नहीं जा रहा। यहां तक कि गर्भस्थ शिशु जब 6 से लेकर 9 महीने का होगा मां की कोख में, तो 4,000 रुपए माता के खाते में डाले जाएंगे ताकि वो ढंग से भोजन करे, खाए पिए, और मेरा भांजा भांजी दुनिया में आए तो थोड़ा स्वस्थ आए और प्रसन्नचित्त आए। तो पैदा होने से लेके, उसके पहले से लेके अंतिम सांस तक सामाजिक सुरक्षा गरीबों के साथ खड़ा करने का हमने प्रयास किया है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहूंगा, मैं लंबा समय नहीं लूंगा, मां, बहन और बेटी, इनका मान सम्मान और इज्जत हमारे लिए सर्वोपरि है। समाज को यह स्वीकार करना चाहिए कि हमने ऐतिहासिक रूप से बेटियों और बहनों के साथ न्याय नहीं किया, जो पुरुष प्रधान मानसिकता रही है समाज की। क्योंकि मां की इच्छा भी होती थी कि घर में पैदा हो तो बेटे ही पैदा हो, बेटी मतलब बोझ। हमने कोशिश की मध्य प्रदेश की धरती पर कि बिटिया बोझ ना रहे, वरदान बने, और इसलिए लाडली लक्ष्मी योजना, उनके पढ़ाई की योजना, दूसरे गांव जाना पड़े तो साइकिल की योजना, गांव की बेटी योजना, और एक योजना जिसको बना के मुझे बहुत संतोष मिला था, 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में। बहनें घूंघट में रहती थी गांव में, घर से बाहर नहीं निकलने देते थे, रोटी बना 50 लोग आ रहे हैं, चुनाव साहब लड़ेंगे, 50% रिजर्वेशन देके सही अर्थों में महिला सशक्तिकरण का काम मध्य प्रदेश की धरती पर हुआ। मध्य प्रदेश ने पहले किया, बाकी राज्यों ने फिर बाद में किया, और अब हमने गवर्नमेंट सर्विसेज में भी शिक्षक जैसी नौकरियों में 50% बेटियों को रिजर्वेशन, और उसके अतिरिक्त पुलिस जैसी भर्ती में भी केवल फॉरेस्ट छोड़ के 33% रिजर्वेशन बेटियों को दिया है। महिला सशक्तिकरण के लिए बड़ा जरूरी है। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है आज जिसकी देश में चर्चा हो रही है, अगर मासूम बालिका के साथ व्यभिचार हो, ये लॉ एंड ऑर्डर का भी सवाल है, लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ समाज की सोच को बदलने की भी जरूरत में। समाज मतलब सबकी बात नहीं करता, लेकिन एक चीज जो मन को कचोटती है, बेटी की तरफ देखने की दृष्टि अलग और बेटे की तरफ देखने की दृष्टि अलग, ये आज नहीं बरसों से समाज में रही है। मध्य प्रदेश में मासूम बिटिया के साथ कोई दुराचार करे तो सीधे फांसी की सजा होनी चाहिए। हमारी विधानसभा में हम लोगों ने विधेयक सर्वसम्मति से पारित किया, और आज देश में उसकी चर्चा हो रही कि ये होना चाहिए, और सभी पार्टियां उसमें शामिल, और सभी पार्टियां उसमें शामिल हैं। मध्य प्रदेश में सब पार्टियों ने किया। तो महिला सशक्तिकरण के लिए जो कदम हमने उठाए वो अपने आप में अद्भुत और अभूतपूर्व है। कल ही किसानों के खाते में हमने मध्य प्रदेश में किसान समृद्धि योजना के अंतर्गत 200 रुपया पिछले साल के अतिरिक्त डालने का काम किया, उसके पसीने की पूरी कीमत देना है। तो समाज के जितने वर्ग हैं, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसान हो, और चाहे वो मेरे बेटा बेटी हो, अब मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी जैसी योजना जिसमें तय किया कि बिना किसी जाति के भेद के बच्चों को कहां जातियों के खानों में बांटे, हम बचपन से हम इतना अलग ना करें उनको। और इसलिए हमने कहा कि अगर टैलेंट है और 75% नंबर वो 12th में लाता है तो कहीं भी एडमिशन हो जाए, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, सरकारी में हो जाए, प्राइवेट में हो जाए, IIT में हो जाए, IIM में हो जाए, फीस सरकार भराएगी। टैलेंट है तो धन के अभाव में उसके मन में अगर ये बात बैठ गई कि काश मेरे माता पिता के पास पैसा होता तो मैं भी डॉक्टर इंजीनियर होता, उनका फीस हम भराएंगे। इस साल हमने 70% किया है, क्योंकि कुछ बच्चों ने मुझे कहा कि मामा 75 तो थोड़े से ज्यादा हो रहे हैं। तो हमने कहा कितना कर दें, उन्होंने कहा 70 तक खींच देंगे, तो हमने 70 कर दिया। तो कुल मिला के बेटा हो, बेटियां हो, उसके साथ साथ स्वरोजगार के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार जैसी योजना बनाई, युवा उद्यमी जैसी योजना बनाई, कृषक युवा उद्यमी योजना बनाई, जिसमें लोग स्वरोजगार। इस साल हमारा टारगेट है 7.5 लाख नौजवानों को स्वरोजगार, और उसके लिए हम तेजी से काम कर रहे हैं। हर महीने हमने तय किया लक्ष्य, और उस लक्ष्य को हासिल करने की हम कोशिश करते हैं। और उसके साथ साथ 1 लाख सरकारी नौकरियां भी जो अलग अलग विभागों में हैं। तो एक तरफ डेवलपमेंट, उसके और कई पहलू है, लेकिन मैं समझता हूं कि समय के अभाव में और विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी तरफ समाज के अलग अलग वर्ग के कल्याण की योजना, बिना किसी भेद के, जिसको हम सही अर्थों में कह सकते हैं सामाजिक न्याय। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी कहा था, जो सबसे पीछे और सबसे नीचे है, जो सबसे गरीब है, दरिद्र है, वही तुम्हारा नारायण है। महात्मा गांधी ने भी ये बात कही थी। अलग अलग महापुरुषों ने जो बात कही उसको हम इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं किसानों से। मैं मानता हूं 10% से ज्यादा कृषि की दर थी। कृषि में बहुत विकास हुआ, यहां तक इतना हुआ कि फसलों से भंडार भर गए, और यहां तक समस्या आने लगी कि उसका क्या करा जाए आगे उसका। लेकिन फिर भी किसान आंदोलन होते हैं,
और किसानों के आंदोलन मंदसौर और उसके आसपास के इलाकों में हमको पिछले साल देखने को मिले थे। एक, फसलों का बम्पर उत्पादन। अब मध्य प्रदेश में दालों का इतना उत्पादन हमने पिछले साल किया, दालों के रेट थे 8,000 9,000 रुपया क्विंटल, तुअर जैसी दाल, रेट घट के 4,000 हो गए। चना अगर 6,000 बिकता था 3,500 बिकने लगा। तो जो फसलों के दाम है उसके अंतर्राष्ट्रीय कारण भी है, राष्ट्रीय कारण भी है। बम्पर उत्पादन, आज मेरे पास 30 लाख मीट्रिक टन गेहूं पिछले साल का रखा हुआ है और इस साल फिर 70, 80, 90 लाख मीट्रिक टन गेहूं फिर आने वाला है। तो जो बम्पर उत्पादन हुआ है उसके कारण दाम गिरे, और दाम गिरने के कारण स्वाभाविक रूप से मन कचोटेगा साहब कि पिछले साल अगर 8,000 रुपया कुंटल बिक रहा और अब बिक रहा है 4,000 रुपया कुंटल, मन में तकलीफ होगी। मैं शहरी मध्यम वर्ग से और बड़े लोगों से भी कहना चाहता हूं, प्याज के दाम बढ़ जाए, आलू के दाम बढ़ जाए, टमाटर के दाम बढ़ जाए, मुद्दा बन जाता है। प्याज ने आंसू निकाले और वो प्याज अगर 50 पैसा किलो बिक जाए तो हमें दर्द नहीं होता। अरे किसान को भी उसके उत्पादन की ठीक कीमत चाहिए, और इसलिए एक कारण ये रहा है। पिछले दिनों भारत सरकार ने भी कई कदम उठाए, प्रधानमंत्री जी ने कई कदम उठाए, निर्यात को अनुमति दी, इंपोर्ट पे कई तरह की ड्यूटी लगाई, और हम लोगों ने कोशिश की कि हमारा जो उत्पादन है किसान को उसके दाम ठीक मिले। लेकिन उसके साथ साथ हमने किसान समृद्धि योजना प्रारंभ की मध्य प्रदेश में। जैसे हमने तय किया कि गेहूं बिकेगा 1735 रुपया कुंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, लेकिन मध्य प्रदेश में किसान समृद्धि योजना के अंतर्गत 265 रुपया कुंटल हम और अलग से उसको देंगे। इट मीन्स 2,000 रुपया कुंटल किसान का गेहूं बिकेगा, उसको पसीने की पूरी कीमत मिलेगी। चना बिक रहा है 3335 रुपया कुंटल, अब हम खरीद रहे हैं 4400 रुपया कुंटल समर्थन मूल्य पे, 100 रुपया कुंटल और अलग से देंगे तो 4500 रुपया कुंटल बिकेगा। मध्य प्रदेश जैसे राज्य में हमने 18% ब्याज पे कर्ज मिलता था जब हमारी दूसरी सरकार थी कांग्रेस की, घटा के हमने कर दिया 0%। एक नहीं, ऐसे कई फैसले हमने किए हैं। किसान को ठीक दाम देना है तो 4 चीजें करनी पड़ेगी। नंबर 1, उत्पादन की लागत घटानी पड़ेगी। जो 0% ब्याज पे कर्जा देने जैसे निर्णय से हमने किया, खाद का अग्रिम भंडारण, किसान पहले से उठा के ले जाए, उसका ब्याज भी हम भरेंगे। फसल का उत्पादन कर लिया और ठीक दाम की प्रतीक्षा अगर कर रहा है और वो भंडारण करके रखता है तो उसका किराया हम देंगे। कई चीजें हमने ऐसी की है। 1, उत्पादन की लागत कम करना। 2, उत्पादन का ठीक दाम देना, जिसके कुछ उपाय मैंने आपको बताए। जैसे लहसुन हमारा, अब मध्य प्रदेश में लहसुन की हालत यह हो गई कि चारों तरफ लहसुन के भंडार भरे पड़े। लहसुन बिकने लगा 1,200 रुपया 1,600 रुपया कुंटल, पिछले साल 6,000 रुपये कुंटल बिका होगा। तो हमने तय किया 800 रुपया कुंटल फिक्स किसान समृद्धि योजना के तहत हम किसान को लहसुन के भी देंगे। तो सपोर्ट उसको करना ताकि उसकी लागत और लागत पर प्रॉफिट हो जाए, ये हमको करना पड़ेगा। नंबर 3, अगर प्राकृतिक आपदा आ जाए तो तबाह हो जाता है, वो बर्बाद हो जाता है। तो प्राकृतिक आपदा में उसको पूरी ताकत के साथ सहयोग करना पड़ेगा। एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो अभिनंदनीय है, प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन उसके साथ मध्य प्रदेश में कभी ये हालत थी 14-15 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, ऊंट के मुंह में जीरे जितनी राशि भी नहीं मिलती थी। हमने बढ़ाते बढ़ाते उसको 15,000 रुपए प्रति हेक्टेयर किया, 50% से ज्यादा नुकसान हो, और इस साल मैंने बढ़ा के 30,000 रुपए प्रति हेक्टेयर कर दिया। फसल बीमा योजना और राहत की राशि मिला के जितना नुकसान उतनी भरपाई, यह हमारा सिद्धांत है। तो अगर ये हमने कर दिया तो किसान बर्बाद नहीं होगा। और चौथी चीज, फसल के पैटर्न को बदलना पड़ेगा, कृषि का विविधीकरण करना पड़ेगा। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। हमारा जो कृषि उत्पाद है उसकी वैल्यू एडिशन करना पड़ेगी, मतलब फूड प्रोसेसिंग जैसी यूनिटें प्रारंभ करनी पड़ेगी। और दूसरे, एक्सपोर्ट क्या क्या हो सकता है उसकी संभावनाएं तलाशनी पड़ेगी। उसके लिए हमने एक अलग संस्था का निर्माण किया। लेकिन किसानों का आंदोलन, मेरा सवाल का दूसरा भाग, देखिए वो आंदोलन के बारे में पहले स्पष्ट कर चुका हूं, वो विशुद्ध किसानों का आंदोलन नहीं था। उसमें देख, मध्य प्रदेश का किसान कभी भी खून खराबा, हिंसा जैसी चीज को पसंद नहीं करता। उसका मन में असंतोष होता, उसका प्रकटीकरण वो करता है। उसके पीछे कई तरह के तत्व थे जिसके बारे में मैंने पिछले साल भी बताया। लेकिन आज आप मंदसौर जिला घूम लीजिए, नीमच जिला घूम लीजिए, और कहीं आप जाइए, किसानों से बात कीजिए। मुझे लगता है कि जो प्रयास सरकार ने किए हैं उससे अधिक कोई कर ही नहीं सकता। और किसान, मैं महसूस करता हूं, कल ही हमने किसानों का कार्यक्रम किया है, कि वो ये महसूस कर रहा है कि जो हो सकता था सबसे बेहतर मध्य प्रदेश में किया है। एक सामाजिक समरसता से जुड़ा सवाल है, कार्तिक भाई पूछ। मुख्यमंत्री जी, जो 2 तारीख को आंदोलन हुआ था और पूरे भारत में हुआ था, उसका असर मध्य प्रदेश में भी देखा गया।
तो कुछ ज्यादा देखा गया बाकी राज्यों के वहां पर। क्या आप मानते हैं कि प्रदेश ने और तंत्र ने उसको ठीक तरीके से हैंडल किया? देखिए, आज एक चिंता का विषय यह है कि कई चीजें सोशल मीडिया पे चलती है, करने वाला कौन है ये पता नहीं चलता, ऑर्गेनाइजेशन कौन है ये पता नहीं चलता। 2 तारीख के मामले में जो नॉन लोग थे और नॉन संगठन थे, उन सबके साथ बैठ के बातचीत हुई, चर्चा हुई जिला प्रशासन की। सबने ये आश्वस्त किया कि हम जुलूस निकाल के ज्ञापन देंगे, और ज्ञापन लेने में कोई दिक्कत का सवाल ही नहीं लोकतंत्र में। लेकिन सोशल मीडिया पे जिस ढंग के मैसेजेज खबरें चली, उससे अप्रत्याशित रूप से, वो भी केवल 3 जिलों में, अब पूरे मध्य प्रदेश को मत कहिएगा, पूरे मध्य प्रदेश को आप देखेंगे तो बाय एंड लार्ज पूरा पीसफुल रहा। 3 जिलों में अनपेक्षित संख्या निकली, और उसके कारण उन जिलों में ऐसी घटनाएं हुई जो हमारे लिए बहुत कष्टकारक है। बाद में हम लोग फिर सावधान हुए, और उसके बाद फिर 10 तारीख को एक आह्वान था, पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा। 14 तारीख को जो कार्यक्रम था डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जयंती का, पूरी तरह से पीसफुल रहा। आगे भी हम लोग पूरी तरह से सतर्क है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है, मैं मानता हूं कि पूर्वाभास होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि केवल बैलनान लोगों ने नहीं किया, ऐसे लोग जिनकी उम्मीद नहीं थी कि निकलेंगे, और उनके पीछे भी हम लोग गहरी जांच भी कर रहे हैं कि किस तरह के तत्व। देखिए, कुछ तत्व ऐसे हैं जिनका सामाजिक समरसता से, सामाजिक न्याय से, गरीबों के कल्याण से कोई लेना देना नहीं है। उनका एकमात्र काम है कि असंतोष फैलाया जाए, अराजकता फैलाई जाए, और अपने स्वार्थ सिद्ध किए जाए। हम वैसे लोगों को भी पहचान रहे हैं, और कुछ कार्रवाइयां भी हुई है। मैं आपसे जानना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी कि आपने नारा दिया है इस बार, अब की बार 200 पार, तो 200 का लक्ष्य तो कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने पार नहीं किया, इवन 2003 में नहीं किया, तो 200 पार कैसे लगेगी नैया? देखिए, 173 तक तो पहुंच ही चुके हैं। पिछले बार भी 165 थी, अभी 166 है हमारे पास। अब 166 और 200 के बीच में बहुत लंबा फासला नहीं, तो आपको लगता है यह फासला पूरा होगा? पूरी है। दूसरा सवाल, लोग ये कह रहे हैं कि शिवराज जी के इतना लंबा कार्यकाल हो गया है, तो एक ऐसी जनरेशन पैदा हो गई है जिसने मध्य प्रदेश का पुरानी बदहाली देखी नहीं है। हम जैसे लोगों ने तो देखी है कि क्या हालत थी वहां पर, उन्होंने आपका विकास देखा है, और उस विकास को देखने के बाद ऐसे इश्यूज आते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी घर कर जाती है। तो जो 7 साल का बच्चा जब आप मुख्यमंत्री थे, वो अब 22 साल का हो गया, 23 साल का हो गया, मामा से शायद आप नाना भी बन जाए, जिसका ग्रेजुएशन भी हो सकता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, उस युवा को मध्य प्रदेश सरकार अपने साथ कैसे जोड़ने की कोशिश कर रहा है? ये बात बिल्कुल सच है कि उनने वो बदहाल मध्य प्रदेश नहीं देखा जो उस समय 2003 के पहले। तो उनने तो हरा ही हरा देखा है, सड़क अच्छी मिली, बिजली खूब मिल रही, तो उनको बिजली नहीं थी ये पता ही नहीं है। लेकिन हमारे लिए भी ये पड़ाव है, मंजिल नहीं है, ये मंजिल आगे है, और वो मंजिल है जो मैंने बताया, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, सबको रोजगार और बेहतर मध्य प्रदेश का निर्माण, और इसलिए स्मार्ट सिटी के साथ साथ मिनी स्मार्ट सिटी, अब मेट्रो ट्रेन मध्य प्रदेश में, अब ये जो आईटी कंपनीज है, टीसीएस आ रही है, इन्फोसिस आगे आ रही है, आईटी पार्क भोपाल में, ग्वालियर में, जबलपुर में बन के तैयार है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हम ला रहे हैं, हम स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में बड़े काम कर रहे हैं। हम मध्य प्रदेश की शिक्षा के स्तर को और बेहतर करके इस स्तर पर पहुंचाना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के बच्चों को यहां भी जॉब मिले, दुनिया में भी जॉब मिले। अभी तो पर कैपिटा इनकम 13,000 रुपए से 79,000 रुपए हुई है, लेकिन इससे हम संतुष्ट नहीं है, इसको हम और 1 लाख के पार ले जाना चाहते हैं। तो जो बच्चों की अपेक्षाएं और आगे की, उसको पूरी, क्योंकि मैं भी अभी संतुष्ट थोड़ी हूं, अभी और आगे बढ़ाना है मध्य प्रदेश को, जहां से वहां से बहुत आगे आए, लेकिन ये पर्याप्त थोड़ी है। तो जो आगे का रोड मैप है हमारा, वो तैयार है, वो भांजे भांजियों के लिए भी है, वो भाइयों बहनों के लिए भी है। भाइयों बहनों और भांजे भांजियों, मैं आपसे जो जानना चाहता था वो दरअसल ये है कि इन युवाओं को थामने के लिए आपने कई सारी योजनाएं बनाई, क्या कोई पॉलिटिकल योजना भी होगी आपकी? ये तो सरकारी बातें हो गई, लेकिन क्या पार्टी ने इन लोगों को रीच आउट करने की स्पेशली कुछ कदम उठाए? एक बात तो हम पॉलिटिकल नहीं, आत्मीय योजनाएं ही बनाते हैं, दिल से दिल को जोड़ते हैं, और बच्चे ये महसूस करते हैं कि वास्तव में हमारा कोई संबंध, राजनीतिक संबंध नहीं, स्नेह के संबंध, प्रेम के संबंध, आत्मीयता के संबंध। जहां तक पार्टी का सवाल है, युवा मोर्चा हमारा सक्रिय है,
अब युवा मोर्चे का कार्यक्रम चल रहा है व्यापक पैमाने पर, हर पंचायत में टीम के गठन का 11 लोगों की, और एक दिन 14 मई को लगभग 23,000 पंचायतों में एक साथ 23,000 लोग जाएंगे। युवा के साथ, यूथ के साथ भी हम लोग बैठेंगे, बातचीत करेंगे। उसके बाद उनकी योजना है यहां पर एक बड़ा कार्यक्रम करने की, और हम क्योंकि आज का युग सोशल मीडिया का युग भी है, तो उसके माध्यम से भी हमारा युवा मोर्चा उनसे संपर्क करेगा। मुख्यमंत्री जी, जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है वो यहाँ पर ये है मध्य प्रदेश के अंदर कि क्या एंटी इनकम्बेंसी घर कर गई है, यानी सत्ता के खिलाफ जो वोट चलता है। अभी तो आप प्रो इनकम्बेंसी में लगातार जीतते आए हैं, आपको क्या लगता है अगर आपके खिलाफ कांग्रेस एक चेहरा देती है तो उस परिस्थिति में आपके लिए जो राह है वो थोड़ी कठिन हो जाएगी? देखिए, काम अगर करें तो राह सदैव आसान रहती है। हम किसी काम को असंभव नहीं मानते, और 24 घंटे काम करते रहते हैं तो कोई कन्वेंसी आएगी नहीं। कोई थोड़ी मतलब एंटी इनकम्बेंसी की बात होती है तो वो तब आएगी जब आप काम ना करो। काम करते रहेंगे, देखेगी तो दूर कर देंगे, काम करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है। तो यहां पर मैं आपसे दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपकी सीधे अपोनेंट कांग्रेस पार्टी। क्या आपको लगता है कांग्रेस पार्टी इस बार कोई चेहरा दे पाएगी आपके सामने? अब मैं केवल इतना कह सकता हूं कि मैं जब मुंगावली और कोलारस के चुनाव में गया तो मैंने देखा वहां गांव-गांव में लिखा हुआ था अब की बार सिंधिया सरकार। जब हम झाबुआ तरफ गए तो अब की बार भूरिया सरकार। छिंदवाड़ा तरफ जाते हैं तो अब की बार कमलनाथ सरकार, और अब कोई ये भी कहने लगा अब की बार दिग्विजय सरकार। तो अब कौन सी सरकार आएगी वो तो वो तय करे, ये उनको तय करना है। दूसरी जो मुझे पता है वक्त नहीं है, और अगर हम बात करने लगे तो मैं इतनी बात कर सकता हूं आपसे कि सुबह से शाम हो जाए, और मैं गारंटेड हूं कि यहां पर कोई बोर नहीं होगा उन बातचीतों से। लेकिन फिर भी जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी हाल ही के दिनों में हुई है वो ये हुई है कि आपने 5 संतों को राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया। आप भी मुस्कुरा रहे हैं, मैं भी मुस्कुरा रहा हूं। मुझे बताइए इसके पीछे राज क्या है? देखिए, मैंने विकास से समाज के हर वर्ग को जोड़ा। अब नजर अभी गई, इसके पहले भी संतों को राज्य मंत्री का दर्जा था। हमने पूरी गौसेवा का काम संतों के जिम्मे छोड़ रखा है। कई सोशल, देखिए, सामाजिक परिवर्तन अगर हमको करना है तो पूरे प्रदेश सरकार की अगर आप बात करो तो हमारी सरकार सामाजिक सरोकारों वाली सरकार है। हमने कई तरह के काम किए। हमने नर्मदा सेवा यात्रा निकाली। लोगों को ऐतराज हो सकता है, कुछ लोग विरोध कर सकते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि सरकार का काम केवल पुल पुलिया, स्कूल, अस्पताल और सड़कें बनाना है, लोगों की जिंदगी बनाना, आने वाले समय में धरती बचाना, नदियां बचाना, पर्यावरण बचाना। क्या ये हमारा काम नहीं है? नर्मदा सेवा यात्रा में अनेकों संत जुड़े, बड़े संत आए। फिर हमने एकात्म यात्रा निकाली। शंकराचार्य जी को हमने कुल मिलाकर, उन्होंने कहा था एक ही चेतना सब में है। मैं अगर दर्शन की बात करूंगा तो देर हो जाएगी। हमको लगा कि समाज को जोड़ने वाला ये एक ही चेतना सब में है, एक मूल मंत्र हो सकता है, कोई भेदभाव नहीं। एकात्म यात्रा हमने निकाली, कई संत उस एकात्म यात्रा से जुड़े। अब हमको अलग अलग काम करने हैं। 30 तारीख को हमने जल संसद बुलाई है, तो जहां पानी से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं को हम बुला रहे हैं। और इसलिए मैं ये चाहता हूं समाज के हर वर्ग का, उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट हो उनका सहयोग चाहिए, उसमें बिल्डर्स हो उनका सहयोग चाहिए, उसमें सरकारी कर्मचारी अधिकारी हो उनका सहयोग चाहिए, बुद्धिजीवी हो उनका सहयोग चाहिए, किसान हो उनका सहयोग चाहिए, मजदूर हो उनका सहयोग चाहिए। अब हमने तो कई गरीब लोगों को भी अलग अलग निगम मंडलों में बनाया है, तो संतों का भी ऐसा काम जो संत कर सकते हैं उनका सहयोग चाहिए। और इसलिए अगर हम सामाजिक कामों से संतों को जोड़ते हैं तो मैं मानता हूं इसमें आपत्तिजनक कुछ नहीं है। अलग अलग काम में अगर कोई नदियों को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए, पानी को बचाने के लिए सामने आए तो क्या दिक्कत है? ये समाज की एक ताकत है। इस ताकत का उपयोग राष्ट्र के निर्माण में, प्रदेश के विकास में, सामाजिक कामों में होना चाहिए, मेरा मानना है। मैं बिल्कुल आपकी बात से, आपके इस कॉन्सेप्ट से, आपके इसके थॉट से एग्री करता हूं, लेकिन सोशल मीडिया और अपोजिशन पार्टी इसको एक ऐसा मुद्दा बना रही है कि चूंकि वो शिवराज सरकार के खिलाफ हो सकता है कोई आंदोलन करने वाले थे, इसलिए शिवराज सरकार ने उनको बना दिया, और नाम भी थोड़े विचित्र हैं। शिवराज इतना नादान नहीं है, वो ये जानता है कि एक को बना के अगर रोक देते तो बाकी नहीं है क्या? इसीलिए 5 को बना दिया ना आपने। इसलिए 5 को बना लेकिन दिया। हमारे संतों लाखों हैं, और इसलिए ये बात केवल विरोध करने के लिए कोई ना कोई मुद्दा मिले। अच्छा देखिए, हमारे मित्रों को मुद्दा भी मिलता है तो संतों को बना दिया, ये मुद्दा मिल जाता है। अब ये कोई मुद्दा है क्या?
मैं मानता हूं कि मुद्दे हो सकते हैं जनता से जुड़ी हुई अलग अलग चीजें, उनको मुद्दा बनाएं। इससे जनता को क्या लेना देना, कोई काम कर रहा तो करेगा। आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है, जल्दी हमें अवार्ड्स भी देने हैं और कई माननीय लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जिसमें से डॉक्टर काकोडकर एक है। स्वागत काकोडकर जी आपका, आप मध्य प्रदेश के गौरव है, गर्व है, आपका अभिनंदन। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या मध्य प्रदेश भाजपा को आज रात में नया अध्यक्ष मिल जाएगा? कल तक सब स्पष्ट हो जाएगा। बस आप इतना ही कहेंगे? तो अब की बारी किसकी बारी? शिवराज सिंह चौहान की। अच्छा मैं संगठन के तौर पे बोल रहा था, सरकार के तौर पे नहीं, संगठन के तौर पे। अब भारतीय जनता पार्टी में हमारे हर एक कार्यकर्ता अपना महत्व रखते हैं और स्थान रखते हैं। सबकी अपनी भूमिका होती है और सबकी अपनी भूमिका बदलती भी रहती है समय समय पर। मैं भी कभी प्रदेश अध्यक्ष रहा हूं, प्रदेश अध्यक्ष पहले प्रदेश महामंत्री रहा हूं। तो हमारे अलग अलग जो कार्यकर्ता है उनको अलग अलग जिम्मेदारियां भारतीय जनता पार्टी सौंपती है और जो जिम्मेदारी सौंपती है उसको मेहनत और ईमानदारी से करता है। अब तक के जितने अध्यक्ष हमारे हुए हैं सबने बेहतर काम किया, बढ़िया काम किया है। अब जो बनेगा तो एक व्यक्ति काम नहीं करता, हमारे यहां पूरा संगठन मिलके काम करता है। हमारे नंदू भैया नंद कुमार जी का 5 बार वो प्रदेश के महामंत्री रहे और प्रदेश के महामंत्री के रूप में बहुत बेहतर काम उन्होंने किया। प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका भी उन्होंने पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाई। अब कई बार पार्टी सोचती कि एक्स काम नहीं लेना, वाई काम लेना है, कोई दूसरा काम लेना है, सब विचार होता है, लेकिन अभी नंदू भैया ही अध्यक्ष है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुख्यमंत्री जी। हमारा अगला जो कड़ी है वो गौरव अवार्ड्स की है। कार्तिक भाई, आपकी अनुमति हो तो शुरू करें। श्री शुक्रिया दीपक जी आपका और साथ ही आप सभी का इस मंच को और ज्यादा शोभान्वित करने के लिए। अब वक्त हो गया मध्य प्रदेश गौरव सम्मान का, यानी कि उन लोगों को सम्मानित करने का जिन्होंने हमारे मध्य प्रदेश को और बुलंदियों पर पहुंचाया है। लेकिन इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले एक बार ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर मध्य प्रदेश गौरव सम्मान है क्या। एक वीडियो के माध्यम से पहले वो जान लेते हैं। वीडियो प्लीज। साथ साथ सामाजिक दायित्व निभाते हुए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश इस बार एक ऐसी पहल कर रहा है जो हताशा को हौसला और संघर्ष को सम्मान देती है। वो लोग जिनकी कामयाबी अपने आप में मिसाल होती है, वो आम आदमी के लिए बड़ी ताकत होते हैं, आम आदमी के लिए इंस्पिरेशन होते हैं, क्योंकि उन्होंने जमीन से आसमान तक का सफर पूरा किया है। ऐसे लोगों को प्रदेश के सामने रखना इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश अपना फर्ज समझता है। ये जमात बहुत बड़ी है, लेकिन अलग अलग हलकों से हमारी एडिटोरियल टीम ने कुछ लोगों को चुना, इसलिए ताकि उनकी कामयाबी प्रदेश के सामने रखकर हम ये बता सके कि तमाम मुश्किलों, तमाम बंदिशों, तमाम परेशानियों, तमाम दुश्वारियों के बाद भी इंसान अगर चाहे तो अपना रास्ता निकाल सकता है। बार बार की नाकामी के बाद भी वो कामयाब हो सकता है। न कुछ रहने और न कुछ मिलने के बाद भी वो बहुत कुछ हासिल कर सकता है। ऐसे लोगों की ताकत, ऐसे लोगों की शोहरत, ऐसे लोगों की बुलंदी को सलाम करता है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश। और ऐसे ही लोगों के लिए महफिल या शाम रखी गई है ताकि प्रदेश के लिए गांव गलियारों, शहर परिवार में इनके जरिए बहुत सारे लोग अपने लिए अपनी कामयाबी का रास्ता निकाल सके। मध्य प्रदेश गौरव अवार्ड, मध्य प्रदेश की शान। और चलिए बिना देर किए गौरव अवार्ड की भी अब हम घोषणा करते हैं। सबसे पहले बात होगी उस कैटेगरी की जिसका नाम है एक्सीलेंस इन एंटरप्रेन्योरशिप। इस पहली कैटेगरी के लिए बुलाना चाहूंगी मैं स्टेज पर सोनी सोया ग्रुप के श्री दिलीप कुमार सोनी जी को, जो ऑर्गेनिक और नॉन जीएमओ सोयाबीन प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर्स हैं। दिलीप जी।
में मैं बुलाना चाहूंगी सुरभि मिल्क एंड फूड इंडस्ट्री के श्री शशि भूषण राय जी को। प्लीज आप स्टेज पर आइए। सुरभि मिल्क एंड फूड मिल्क प्रोडक्ट रिटेलर्स की टॉप कंपनी है जो कि अपने डेयरी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के लिए काफी जानी जाती है। मिस्टर शशि भूषण राय। विमेन एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रॉफी लेने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी यहां पर रातापानी जंगल रिसोर्ट की मिस अंजलि सिंह जी को। अंजलि सिंह, अंजलि एमबीए इन मार्केटिंग एंड फाइनेंस है। इसके साथ ही 20 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस आपको इन रोड कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मैं बुलाना चाहूंगी दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड से श्री दिलीप सूर्यवंशी जी को। दिलीप सूर्यवंशी। कैटेगरी है एक्सीलेंस इन हेल्थ केयर और इस कैटेगरी में मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगी गैस्ट्रो केयर सेंटर के डॉक्टर संजय कुमार जी को। डॉक्टर संजय कुमार जो 1990 से इंटरनल मेडिसिन और गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी में प्रैक्टिस कर रही हैं। डॉक्टर अगला नाम लेना चाहूंगी सिद्धांत जो कि रेड क्रॉस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर सुबोध वार्ष्णे जी को। सुबोध वार्ष्णे जी। और इसी कैटेगरी में अगले विजेता हैं डॉक्टर BR श्रीवास्तव जी जिन्होंने ऑन्कोलॉजी के लिए कई महत्वपूर्ण काम किए हैं और साल 2000 में इन्हें प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सम्मानित भी किया था। इसी कैटेगरी में मैं अगला नाम लेना चाहूंगी कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सुब्रतो मंडल जी का जिन्हें इंडियन हेल्थ प्रोफेशनल अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। डिलीवरी में एक सफल नाम इन्होंने कमाया है। कैटेगरी है एक्सीलेंस इन इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके लिए मैं केसीसी बिल्डकॉन लिमिटेड के मोहम्मद हाशिम जी को स्टेज पर बुलाना चाहूंगी। सिविल इंजीनियर मोहम्मद हाशिम जी 2010 में केसीसी बिल्डकॉन में मध्य प्रदेश डायरेक्टर इन्हें यहां का बनाया गया था और तब से ही इन्होंने कंपनी को एक नया मुकाम
अगली कैटेगरी है एक्सीलेंस इन रियल एस्टेट, जिसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी स्टेज पर शालिग्राम एसोसिएट्स के श्री देवेंद्र चौकसी जी को। मिस्टर देवेंद्र के 20 साल की एक्सपर्टीज से शालिग्राम एसोसिएट्स क्वालिटी कंस्ट्रक्शन कर रहा है। टाइमली डिलीवरी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के वजह से ये जाने जाते हैं। कैटेगरी में अगला नाम लूंगी अद्वितीय डेवलपर्स एंड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड से नितिन डिमोले जी का। नितिन डिमोले 29 साल की छोटी सी उम्र में इन्होंने एक नया नाम, एक नया मुकाम कमाया। 250 करोड़ के रियल एस्टेट कंपनी कैटेगरी है एक्सीलेंस इन एजुकेशन, जिसमें मैं बुलाना चाहूंगी रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी के डॉक्टर संतोष चौबे जी को। आप आईसीटी और स्किल बेस्ड एजुकेशन के क्षेत्र में एंटरप्रेन्योरशिप के पायनियर हैं और आपने काम के लिए आप काफी कैटेगरी के अगले विनर हैं सीजी ट्यूटोरियल के श्री आशीष गुप्ता जी। आशीष गुप्ता जी प्लीज कम ऑन स्टेज। कॉम्पिटिटिव एग्जाम ₹1200 की सैलरी से अपने करियर की शुरुआत की थी और आज लोगों के बीच एक जाना माना चेहरा। इसी कैटेगरी में अगला नाम है जय इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड रिसर्च के चेयरमैन डॉक्टर SKS राठौर जी। डॉक्टर SKS राठौर अगली कैटेगरी है बिजनेस मोटिवेशनल गुरु की, जिसके लिए मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ग्लोबल एक्ट के CEO हैं, जिन्हें वर्ल्ड लीडरशिप फेडरेशन ने थिंक टैंक ऑफ कॉर्पोरेट एशिया के अवार्ड से भी नवाजा है। और अब मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी गोविंद नामदेव जी को। प्लीज आए। हिंदी सिनेमा की एक बड़ी पहचान के तौर पर इनका नाम जाना जाता है। NSD के छात्र रहे हैं, 3 दशकों से फिल्म थिएटर में सक्रिय भूमिका निभाई है। गोविंद नामदेव जी ने बैंडेड क्वीन, सत्या, विरासत, सरफरोश, वांटेड जैसी फिल्मों में इन्होंने काम किया है और कई पुरस्कारों से भी इन्हें नवाजा जा चुका है। गोविंद नामदेव जी। अगला नाम मंजर भोपाली जी, प्लीज स्टेज पर आइए। शायरी की दुनिया में आपका एक बड़ा नाम है। 17 सालों से मुशायरे की दुनिया में अपनी गजलों से देश और विदेश में नाम कमाया है मंजर भोपाली जी ने। दर्जनों पुरस्कार और साहित्यिक किताबें भी मंजर भोपाली जी ने लिखी हैं। अगला नाम सैयद जलालुद्दीन रिजवी जी का, जिन्हें एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स की कैटेगरी में अवार्ड दिया जा रहा है। राष्ट्रीय खेल हॉकी में जाना माना नाम है, जिन्होंने भोपाल का नाम रोशन किया है। 1975 से 1986 के बीच हॉकी की दुनिया में एक चमकता सितारा रहे सैयद जलालुद्दीन रिजवी साहब।
अगली कैटेगरी भी एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स, जिनमें मैं बुलाना चाहूंगी जिसके लिए राजकुमारी राठौड़ जी को। निशानेबाजी की दुनिया में अचूक निशाने के लिए इनकी पहचान है। 17 इंटरनेशनल और 87 नेशनल पदक ये जीत चुकी हैं अभी तक। अर्जुन पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है और विक्रम अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। राजकुमारी राठौड़ जी। अगली कैटेगरी है एक्सीलेंस इन सोशल वर्क, जिसके लिए मैं मात्र छाया, जो कि एक एनजीओ है, बुलाना चाहूंगी। बेसहारा बच्चों का आसरा है मात्र छाया। 2000 बच्चों के लिए एक मां के आंचल के तौर पर काम करता है। निसंतान दंपति को अगर औलाद की खुशी मात्र छाया से कई बार मिली है। अनाथ बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी भी निभाई है। अगली कैटेगरी है एक्सीलेंस इन हेल्थ केयर, डॉक्टर शैलेश लूनावत। मेडिकल के क्षेत्र में रेडियोलॉजिस्ट के तौर पर एक विशिष्ट पहचान है डॉक्टर शैलेश लूनावत जी की। भोपाल और आसपास के इलाकों में कई बार मुफ्त चिकित्सा कैंप लगाए हैं और मुफ्त में मोतियाबिंद रेटिना थेरेपी, भ्रूण हत्या का सफल अभियान भी इन्होंने चलाया है। बेटी बचाओ अभियान में भी इनकी सक्रिय भूमिका है। और इसी कैटेगरी में अगला नाम डॉक्टर महेंद्र गुप्ता, साथी अर्चना गुप्ता जी। गांव के गरीबों के लिए कई महत्वपूर्ण काम डॉक्टर महेंद्र गुप्ता और अर्चना गुप्ता जी ने किए हैं। लोगों की जिंदगी के लिए एक नई उम्मीद बनकर कई बार आप उभरे। खासतौर से ग्रामीण इलाकों में आपने अपनी स्वास्थ्य सेवाएं दी हैं और अब भी दे रही हैं। गरीबों की सेवा करना मकसद रहा है डॉक्टर महेंद्र गुप्ता और अर्चना गुप्ता जी का। और अब मैं जिनका नाम अनाउंस करने जा रही हूं, मैं चाहूंगी कि आप सभी खड़े होकर उनका स्वागत और साथ ही सम्मान करें। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए डॉक्टर अनिल काकोडकर जी, प्लीज कम ऑन स्टेज सर। एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन और भारत सरकार के सेक्रेटरी भी रहे। मई 1974 और मई 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण में अहम भूमिका निभाई। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के प्रेसिडेंट, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की हाई लेवल कमेटी को चेयर कर रहे हैं। तो देश के लिए, प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है डॉक्टर अनिल काकोडकर जी का। और मैं चाहूंगी अनिल काकोडकर जी अपने सफर के बारे में 2 शब्द जरूर कहें, प्लीज सर। सर्वप्रथम मैं इस मंच पर जो हम सभी को इंडिया न्यूज की तरफ से सम्मानित किया गया, इसलिए इंडिया न्यूज, माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज जी चौहान, जिनके कर कमलों द्वारा ये सम्मान हमें प्राप्त हुआ, और आप सभी, इन सभी महानुभावों का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। मेरे लिए आज का एक क्षण विशेष महत्वपूर्ण है। अभी बहुत समय नहीं हुआ जब माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा मुझे मध्य प्रदेश गौरव सम्मान मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, और आज दूसरी बार आप ही के कमलों द्वारा ये मीडिया हाउस की तरफ से मिलने वाला सम्मान हासिल हुआ है। आप सभी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। और एक ही बात कहना चाहूंगा कि मेरी, जैसे आपने सुना, मैंने पूरी जिंदगी देश के एटॉमिक एनर्जी के कार्यक्रम में बिताई। रिटायर होने के बाद भी ऊर्जा, शिक्षा और ग्रामीण विकास, इन 3 पहलुओं पर अनेक संस्थाओं से मैं जुड़ा हूं और बहुत आनंद आता है, और ऐसी उम्मीद करता हूं कि ये आनंद लेते लेते ही पूरी जिंदगी बीत जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अनिल काकोडकर जी। मैं आउट ऑफ वे जाके एक बात बोल रहा हूं जी।
बात प्रदेश के गौरव की जब आती है तो इसलिए नहीं कि उनके चैनल में हम लोग आए हैं, लेकिन दीपक चौरसिया जी ने भी प्रदेश का गौरव मीडिया जगत में बहुत बढ़ाया है और मध्य प्रदेश सचमुच में गौरवान्वित है। और इसलिए आपके चैनल में ही मैं रोक नहीं पाया अपने आप को, ये ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी अंदर की बात जुबान पे लाने में कोई दिक्कत नहीं है। आपका भी प्रदेश की तरफ से मैं हृदय से स्वागत करता हूं, आप तालियां बजा के करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और मीडिया के क्षेत्र में एक अलग पहचान मध्य प्रदेश बना रहा है, कार्तिकेय भी जबलपुर के। तो दिल्ली में जब देखते हैं कि ये भी, लेकिन सचमुच में दीपक जी हम लोगों को गर्व है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और चलिए अब बिना देर किए हम उन लोगों को भी यहां पर बुला लेते हैं जिनके बिना ये कार्य मुश्किल था। हमारे सहयोगी को मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी ताकि वो यहां आकर अपना मोमेंटो कलेक्ट करें। मिस्टर सतीश कक्कर जी, रॉयल इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स ग्वालियर से। मिस्टर सतीश कक्कर जी प्लीज स्टेज पर आए। डिस्ट्रीब्यूटर है माइक्रोटेक इन्वर्टर्स एंड माइक्रोटेक एमटेक पावर बैटरीज के एसोसिएटेड विद माइक्रोटेक ग्रुप सिंस 2। इसके साथ ही मिस्टर रमेश कुमार गंगवानी जी को भी मैं बुलाना चाहूंगी स्टेज पर। होम मार्केटिंग भोपाल से, डिस्ट्रीब्यूटर हैं उकाया बैटरीज के 2007 से। और अब मैं आप सभी से निवेदन करूंगी जो हमारे विनर्स हैं और साथ ही जो हमारे सहयोगी हैं, प्लीज आप स्टेज पर आएं और एक ग्रुप फोटो, क्योंकि इसे कैमरे में कैद करना इस पल को बेहद जरूरी है। तो प्लीज कम ऑन स्टेज आवर विनर्स एंड बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास कार्यक्रम में यहां पर आने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। तो इंडियन न्यूज के खास आयोजन मंच में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे, एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया भी वहां थे। तमाम सवाल जवाब हुए मध्य प्रदेश के विकास को लेकर, राजनीति को लेकर, लोगों को दी जा रही योजनाओं को लेकर। साफ किया उन्होंने कि एमपी में इस बार 200 की बारी की बात उन्होंने रखी है, 200 का आंकड़ा छूने की बात रखी है, किसानों की आय बढ़ाने की बात है उनके एजेंडे पर। 14 साल में तमाम काम किए हैं उन्होंने। संतों को मंत्री पद का दर्जा देने पर उन्होंने साफ किया कि हमने समाज के हर वर्ग को जोड़ने की कोशिश की है। कैबिनेट जो खास वर्ग की बात मानी जाती है उसमें भी हमने संतों को जोड़ा, जिससे कि नर्मदा को लेकर तमाम कार्य किए जा सके। महिलाओं और बेटियों के लिए भी विशेष योजनाएं बनाई हैं। लोग छोटे से ब्रेक का कहीं मत जाइए, जल्द हाजिर होते हैं।